पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो चुनावों की गहमा गहमी के बीच 2022 और 23 के लिए आज आम बजट पेश हुआ है। कायदे से आम बजट में आम लोगों की जरूरतों और चिंताओं की बातें होनी चाहिए थी, लेकिन जब सरकार खास लोगों के लिए हो गई हो तो फिर आम जनता की उम्मीदों को वो कैसे पूरा कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश करते हुए जो राजधर्म का जिक्र किया वो आप लोगों ने देखा, समझा। और आपको बता दूं कि महाभारत में शांति पर्व अध्याय जो है उसके अध्याय 11 में 11वें श्लोक में खासकर युधिष्ठिर राजधर्म और अनुशासन की बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी राष्ट्र का राजधर्म किसी विधि से जनता का कुशल क्षेम और कल्याण ही है। अगर वित्त मंत्री ने इसका जिक्र किया था तो फिर उन्हें बजट भी ऐसा ही पेश करना चाहिए था, जिससे आम आदमी को राहत मिलती। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन किसानों के लिए खासकर एमएसपी, बेरोजगारों के लिए जो बेरोजगारी और महंगाई दूर करने की तरकीबें, मध्य वर्ग को टैक्स से राहत जो होनी चाहिए थी वो, या युवाओं के लिए कोई नया सपना इस बजट में नजर नहीं आ रहा है। इस बजट से पता चलता है कि आम आदमी की तकलीफों से जनता, खासकर सरकार का कोई लेना देना नहीं रह गया है। सरकार ने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, बल्कि ये कह दिया है कि हमने 2 साल से इनकम टैक्स नहीं बढ़ाया और लोगों पर कोरोना काल के बावजूद टैक्स नहीं बढ़ा है। ये सबसे बड़ी राहत है। ये बात आप याद कीजिए, पिछले साल भी वित्त मंत्री ने कही थी। मतलब सरकार चाहे तो टैक्स बढ़ा भी सकती थी, मगर नहीं बढ़ाकर उसने एहसान जताया है। मगर क्या ये एहसान चुनाव में भारी पड़ सकता है? ये सोचने वाली बात है। अक्सर होता यह है कि चुनावों को देखते हुए लोक लुभावन बातें बजट में होती हैं, मगर इस बार मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया है। इसके 2 मायने हो सकते हैं। या तो बीजेपी को पता है कि वो चुनावों में, यानी कि इस चुनाव में उसका क्या हश्र होने वाला है, इसलिए उसने चुनावों की चिंता छोड़ करके आगे जो आने वाले साल हैं उसके लिए अपने हित की योजना बना ली है। या फिर बीजेपी में अभी इतना कॉन्फिडेंस हिंदुत्व और ध्रुवीकरण को लेकर के है कि वो इनके भरोसे ही चुनाव जीत लेगी। याद कीजिए, नोटबंदी के बाद भी लग रहा था कि यह फैसला बीजेपी के खिलाफ जाएगा, लेकिन 2017 में बीजेपी ने यूपी चुनाव जीता और अपने फैसले को सही बताने की कोशिश की। वैसे तब समाजवादी पार्टी सैफई कुनबे में दरार के कारण कमजोर पड़ चुकी थी। चाचा भतीजे की बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। और बसपा और कांग्रेस टक्कर देने की हालत में उस वक्त नहीं थे। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी दोगुने जोश के साथ मुकाबले के लिए उतरी है और उसका साथ राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद दे रही है, जयंत चौधरी दे रहे हैं, जो किसान आंदोलन के कारण मजबूत हो चुकी है। भाजपा की तरफ से मोदी, योगी और शाह की तिकड़ी लगातार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पर तंज कस रही है। तो आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों ने अपने अंदाज में उन्हें जवाब दिया है। इस बीच खबर यह भी है कि करहल से अखिलेश के खिलाफ कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार न खड़ा करने का फैसला किया है। मतदान की तारीख आते आते उत्तर प्रदेश में चुनाव काफी कुल मिलाकर के दिलचस्प हो रहे हैं दोस्तों। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि चुनावों के बीच आम बजट का कितना असर भाजपा के प्रदर्शन पर पड़ेगा, किस तरह किसानों का विरोध बीजेपी पर भारी पड़ सकता है, और समाजवादी पार्टी और रालोद मिलकर क्या इस बार बीजेपी को पटखनी देंगे। क्या बजट की चोट जो है उससे कैसे बीजेपी को मिलेंगे वोट, यही समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक तरफ आप चोट देंगे तो वोट की उम्मीद कैसे पाएंगे। आइए इस चर्चा की शुरुआत करें। और सबसे पहले आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमेशा की तरह मौजूद है। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ पुष्परंजन जी सीधे अयोध्या से मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश सिंह जी। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ राहुल लाल जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं राहुल लाल जी को भी। और साथ में हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। आप चारों का स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों का स्वागत। आप लोग अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में रखिए जैसे रखते हैं, और आपकी बातों, आपके विचारों को भी हम कोशिश करेंगे कि देश दुनिया तक पहुंचाएं। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक वीडियो, एक क्लिप सुनाना चाहूंगा
राष्ट्रीय लोकदल की बात बार बार हो रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र हो और रालोद की बात ना आए तो फिर, और इसलिए भी क्योंकि आखिर क्या कारण है कि बीजेपी आज भी चाहती है कि राष्ट्रीय लोकदल जो है उसके खेमे में आ जाए, आज नहीं तो चुनाव के बाद आ जाए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, इस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज शुरुआत जयंत चौधरी के इस बयान से करते हैं और उसके बाद क्या बजट की जो चोट है, मध्य वर्ग को जो चोट लगी है, ये चोट क्यों लगी है, ये भी बताने समझाने की कोशिश करेंगे। और इससे क्या बीजेपी को वोट मिलेंगे, चोट है तो वोट कैसे, यही समझने की कोशिश। आइए पहले सुनते हैं जयंत चौधरी को। 1970 में उत्तर प्रदेश में गुंडा कानून चौधरी चरण सिंह की कलम थी, वो कानून उन्होंने बनाया था। बाबा जी आपने कोई कानून नहीं बना रखा। और योगी बाबा वो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। और ये मैं आपको वादा करता हूं, गोरई एक क्षेत्र का केंद्र बिंदु है। मैं सोच समझ के वादा करता हूं, यूं ही नहीं करता। ये कोई असाधारण काम नहीं है सरकार के लिए। और इस क्षेत्र के जहां ये सभा हो रही है, इस क्षेत्र के विकास में इसकी बड़ी भूमिका रहेगी और आसपास के क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। इसे टाउन एरिया हम घोषित कराएंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो उद्योग की बात हुई थी, मुझे अलीगढ़ क्षेत्र के कुछ किसानों ने चिट्ठी लिखकर बताया, यहां बड़ी पुरानी मांग चल रही है। चौधरी अजीत सिंह जी ने कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाबी हम लोगों को नहीं मिल पाई। वो यहां गन्ने का उत्पादन इस समय तो होता था और ये मांग थी कि चीनी की मिल यहां कहीं ना कहीं बननी चाहिए। बात है कि नहीं, व्यावहारिक है। उस ओर पे हम लोग ध्यान देंगे। और आपकी फसल लाया की बहुत अच्छी है, आलू की पैदावार बढ़िया है, लेकिन भाव नहीं मिलता, किसानों को भाव नहीं मिलता। तो मैं अखिलेश जी लगातार दौरे कर रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं लोगों के बीच। तो दोस्तों आप सुन रहे थे, ये थे रालोद के मुखिया जयंत चौधरी अपने अंदाज में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र हो और रालोद की बात ना हो, और इस वक्त रालोद के मुखिया जयंत चौधरी हैं, उनकी बात ना हो तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो कुछ अधूरा अधूरा लगेगा। और वो भी इस बार का यानी 2022 का चुनाव, क्योंकि किसानों की बात हो रही है। किसानों की जब बात होगी तो किसानों के लिए क्या कुछ, लेकिन उससे ज्यादा जो शुरुआत का इनका जो अगर बयान अभी आप सुन रहे होंगे, तो जो ठंड की बात कर रहे हैं, वो ठंड की बात क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि अब जो राजनीतिक हलके हैं, जो राजनीति के जो सितारे हैं कहें, तो इन लोगों में बार बार शीतल, ठंड, सर्दी, गर्मी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ये लोग क्यों कर रहे हैं। जरा सुन लेते हैं कि क्या कहां से इसकी शुरुआत हुई है। कल जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं किन की बात मैं कर रहा हूं। आइए योगी आदित्यनाथ को एक बार सुनते हैं और उसके बाद फिर चर्चा के लिए बढ़ेंगे और सीधा अयोध्या चलेंगे ओम प्रकाश जी से कुछ सवालों के साथ, कुछ बातों के साथ उनके भी विचार को सुनेंगे। लेकिन आइए सुनते हैं योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। हर तीसरे दिन दंगा होता था। मुजफ्फरनगर का दंगा, बुलंदशहर का उपद्रव, मेरठ का उपद्रव, सहारनपुर का दंगा, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, और कौन कौन कस्बे थे, कौन कौन नगर थे जहां दंगे नहीं होते थे। मुख्यमंत्री के सिर के नीचे लखनऊ में दंगे होते थे, लेकिन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी।
उन दंगाइयों के खिलाफ सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार, उनकी संवेदना दिखती थी कि इनकी संवेदना उन दंगाइयों के प्रति है, दंगा पीड़ितों के प्रति नहीं। और मुजफ्फरनगर तो कौन नहीं जानता, सचिन और गौरव की हत्या इसलिए हो गई क्योंकि वे लोग अपनी बहन की रक्षा करने के लिए पूछने के लिए गए थे कि भाई मेरी बहन स्कूल जाती है, क्यों उनको छेड़ते हो, क्यों परेशान करते हो, यही तो पूछा था उन नौजवानों ने। हत्या कर दी गई। कोई भी भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए उस रक्षा सूत्र को, जो रक्षा बंधन के अवसर पर बहन बांधती अपने भाई की कलाई पर, उसका दायित्व तो बनता है वो उसके बारे में पूछे। लेकिन सत्ता के संरक्षण में पलने वाले गुंडों ने सचिन और गौरव की किस निर्ममता के साथ हत्या की थी, इसको कौन भूल सकता है। आज जो फिर से दो लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये इत्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रगाढ़ करने के लिए आए हैं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ओम प्रकाश जी, ये दो लड़कों की जोड़ी और ये गर्मी कैराना और मुजफ्फरनगर की मई जून में भी शांत करा देते हैं, शिमला बना देते हैं योगी आदित्यनाथ। आप तो ऐसी जगह पे हैं जहां से चुनाव लड़ने वाले थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन उन्हें मतलब अयोध्या, वहां से उनको कहा जा रहा है, अगर अखिलेश यादव के शब्दों में कहें तो बाबा को वापस घर भेज दिया गया है, पहले से ही वहां टिकट कटाकर भेज दिया गया है, 10 तारीख को ऑफिशियली जाएंगे। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि ये गर्मी की बात के बीच में जो बजट है और उसमें जो किसान हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। जब किसानों का जिक्र अगर छेड़िए आप बीजेपी के नेताओं के बीच, तो ये बोलते हैं कुछ और सवाल करो। ये बात हो गई, खत्म हो गई, हम लोग 3 कृषि कानून जो हैं वो वापस ले चुके हैं, कुछ और बात कीजिए। क्या कहेंगे ओवरऑल, किस दिशा में जा रहा है ये चुनाव ओम प्रकाश जी, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और उसमें भी आज जो बजट है इसका क्या असर हो सकता है चुनाव पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव पे, किसानों पे? क्या इससे बीजेपी के वोट में कुछ इजाफा होगा? इस बजट के बारे में मैं कहूं कि ये बजट नहीं बकैती है, अमीरों की पौबारा और गरीबों से छिनैती है। आवाज जा रही मेरी? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, आ रही है, आप बिल्कुल हेलो, बढ़िया बोल रहे हैं, बोलिए। जी जी, तो मेरा कहने का यह है कि ये बजट नहीं बकैती है, अमीरों की पौबारा और गरीबों से छिनैती है। बजट में सरकार ने अपने मालिकों का ध्यान रखा है। आपको याद होगा कार्ल मार्क्स ने 150 साल पहले लिखा था कि पूंजीवाद अपने ऊपर लगने वाले किसी प्रकार के टैक्स से और गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी का विरोध करता है। वो नहीं चाहता है कि गरीबों को सब्सिडी दी जाए और अमीरों पे टैक्स लगे। तो पूरी तरीके से ये किसान भी समझ रहा है, नौजवान भी समझ रहा है, सब लोग समझ रहे हैं कि सरकार ने अपने मालिकों के लिए ये बजट लाया है। जहां तक बात गर्मी निकालने की है, योगी जी अयोध्या से गोरखपुर चले गए, इसको समझने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान, और उसके बाद गोरखपीठ के बाद राम मंदिर आंदोलन के शिखर पुरुष बाबा परम रामचंद्र परमहंस दास का जो अखाड़ा है, दिगंबर अखाड़ा, उसके जो वर्तमान महंत हैं सुरेश दास जी, उनका बयान सुनना बहुत ही आवश्यक है। सुरेश दास जी ने ये कहा और पुजारी जी ने राम जन्मभूमि के, कि योगी अयोध्या से गोरखपुर भेजा गया है, इसके पीछे एक साजिश है। योगी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे, लेकिन अयोध्या की जो सरकार सूत्रों से वो उनके खिलाफ थी। इसको इसी सकता है कि गर्मी कौन इसकी निकाल रहा है। जो बयान आ रहे हैं योगी जी के, जो उनके ट्विटर हैंडल पे जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ये निश्चित तौर से निराशा है
और उस हताशा निराशा में इस प्रकार के बयान देना और ये कहना कि ये दो लड़कों की जोड़ी दंगा कराने की साजिश कर रही है, ये कितना बड़ा इल्जाम है। इसको तो चुनाव आयोग को जो है गंभीरता से लेना चाहिए। गंभीरता से लेना चाहिए इस बयान को, और उसमें भी गर्मी है बिल्कुल, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। चुनाव आयोग भी बेचारा क्या करे, किन किन बातों को गंभीरता से ले। फाइनली ये कर दिया चुनाव आयोग ने कि तुमको जो करना तुम बिगड़ैल हो। जैसे घर का एक बिगड़ैल बच्चा होता है ना कि उसको माँ बाप छोड़ देते हैं, छोड़ो दूसरे पर ध्यान दो, तो वैसे ही शायद चुनाव आयोग को हम लोग हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन उसको मैं सोचता हूं कि बाहर निकाल दिया जाए उस कटघरे से, क्योंकि और लोग जो सुधरे हुए बच्चे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी है, जिसमें रालोद है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें बसपा है, इनके ऊपर चुनाव आयोग जो है वो कार्रवाई करे, लेकिन ये जो बिगड़ैल बच्चा है इसको किनारे कर दे, ज्यादा अच्छा है। क्या कहेंगे राहुल लाल जी? देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी अजीबोगरीब किस्म की स्थिति है। जब बीजेपी नेताओं से बातचीत कीजिए ऑफ द रिकॉर्ड, तो जो पश्चिम के नेता है वो कहते हैं कि पश्चिम में तो स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन पूर्वांचल में बड़ी लहर है। और जब पूर्वांचल के बीजेपी के स्थानीय नेताओं से वार्तालाप कीजिए तो वो कहते हैं कि पूर्वांचल में तो बड़ी स्थिति खराब है, पश्चिम में लहर है। तो हर कोई अपने अपने क्षेत्र में स्थिति खराब मानते हैं और दूसरे क्षेत्र में लहर की बात करते हैं, क्योंकि देखिए पश्चिमी यूपी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि किसान आंदोलन 1 साल चल के जो है कि वो समाप्त हुआ है, और जो किसान है केवल पश्चिमी यूपी क्या देशव्यापी आप कह लीजिए, किसानों में खेती किसानी को लेकर उसके तमाम तकनीकी पक्ष को लेकर जागरूकता काफी ज्यादा बढ़ गई है। एक तरह से मैं कह रहा हूं कि सरकार का काफी ज्यादा बलंदर मिस्टेक है आज के इस बजट में, क्योंकि देखिए ये वो बजट था भारत सरकार का जिसमें कि एक तरह से 6 साल बाद, यानी कि हमें अभी भी याद है 29 फरवरी 2016 को उस समय माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की थी आय के डबल होने के लिए। आज पूरे बजट में इस मामले पर एक शब्द का कोई चर्चा ही नहीं हुई। वित्त मंत्री तेजी से निकल गई इस पूरे मामले के ऊपर, और बजट में अच्छी कि ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, लेकिन बजट एलोकेशन की क्या स्थितियां बनी हुई है। तो हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि एक तरह से बजट में अच्छी बातें की जाती हैं, लेकिन बजट एलोकेशन से उसको बिल्कुल दूर रखा जाता है। और पिछले साल जब किसान आंदोलन अपने सवाब पे था और उस समय जब बजट रखा जा रहा था पिछले साल, तो हमें उस समय भी ध्यान है कि उस समय भी इन लोगों ने कृषि क्षेत्र के बजट में कटौती कर दी थी। अभी एक तरह से जब कृषि क्षेत्र संकट में है, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वो संकट में है, इस वर्ष भी इन्होंने कम से कम जो टोटल उसके ऊपर जो जीडीपी का 1% बजट जो है उसमें कटौती कर दी है। तो आप बजट में कीजिए कटौती, आप मान के चल लेते हैं कि किसानों को हमें वोट नहीं लेना है, अभी भी आप किसानों को बेवकूफ समझने की भूल कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में ये इनको काफी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। देखिए, कई सारे मैं विरोधाभास जो देखता हूं, जैसे इस बजट में कहा गया कि राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाएंगे हम लोग। मोटा अनाज का अगर मुख्य उत्पादन केंद्र हम लोग देखते हैं तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। यानी पिछले साल के बजट में सरकार ने मोटे अनाज का 1 रुपया का भी जो है कि सरकार ने खरीद नहीं की। तो आप मोटे अनाज का खरीद नहीं करेंगे तो अगर इस बजट में भी नहीं डाला गया, 1 रुपया का बजट का प्रावधान नहीं है उसके लिए, तो फिर आप मोटे अनाज का खरीद नहीं कर रहे हैं, तो जो किसान मोटा अनाज उगाएंगे उनको उनकी खरीदारी नहीं होगी, तो वो तो फिर उसी तरह से भटकेंगे। क्योंकि तकनीकी पक्ष है और बीजेपी समझती है कि बजट के तकनीकी पक्ष को जनता किसान नहीं समझती है। ये काफी एक तरह से बेवकूफी भरा निर्णय है उनका। आपने मनरेगा की स्थिति जिसके मजाक उड़ाया करते थे, 2020-21 के बजट में आपने मनरेगा का बजट 1,15,000 करोड़ रुपया किया था। फिर पिछले साल आपने मनरेगा के बजट को 73,000 करोड़ कर दिया, इस बार भी 73,000 करोड़ रुपया रखा है। जबकि अगर आप वेबसाइट पर जाकर हम लोग देखते हैं मनरेगा के तमाम आंकड़ों को, तो जब 1,15,000 करोड़ रुपया रखा गया था तब भी उसमें 15,000 के आसपास बकाया थे। अभी आप और जोड़ दीजिए 10,000 के आसपास पिछले साल का बकाया हो जा रहा है। तो अगर इस साल जो 73,000 करोड़ रुपया मुश्किल से उसमें सरकार के लिए फ्रेश खर्च करने के लिए 50,000 करोड़ होता है, तो सरकार को क्या लगता है कि ग्रामीण जनता को यह समझ में नहीं आ रहा, किसान इसको समझ नहीं रहे, किसान अच्छी तरह से भली भांति इसको समझ रहे हैं, इसको जान रहे हैं। पश्चिमी यूपी में किसान से मैं बात किया तो मैं हतप्रभ रह गया। उन्होंने हमें सूचना दी, सोचिए कि हमारे किसानों की जो नई पीढ़ी है वो कितना रिसर्च करती है, और सरकार अभी भी उनको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर देंगे, पाकिस्तान की कहानी कर देंगे और मामले निपट जाएंगे। प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना को लेकर उत्तर प्रदेश में 3 वर्ष पहले उसके लाभार्थियों की संख्या 61 लाख थी। आपने उसके लाभार्थियों की संख्या घटा के 41 लाख कर दी। ये अगर हमारा युवा किसान पीढ़ी इतने बारीकी से अगर नजर रख रहा है, तो आप यकीन मानिए कि पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी वो गड़बड़ हालत में है, वो काफी संकट के दायरे में। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज,
जो इस सरकार के ऊपर आरोप लगता था कि ये सरकार अडानी अंबानी के लिए, चंद उद्योगपतियों के लिए है। ये तो देखिए, मैं पहले भी आंकड़े देता था कि कारपोरेट टैक्स का जो दर अगर पिछले 10 वर्षों में देखें तो आपने कारपोरेट टैक्स में केवल 70% की वृद्धि की है, जबकि व्यक्तिगत इनकम टैक्स में जो इनके राजस्व में वृद्धि हुई है वो 230% की वृद्धि हुई है। और आज हमें आश्चर्य लगा कि जब कारपोरेट टैक्स में भी इन्होंने टैक्स भी घटाया, उसके सरचार्ज भी घटा दिए। तो स्पष्ट है, जो अभी अयोध्या से हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल एक तरह से अपने पूंजीपति जो मित्र है उन्हीं के लिए सरकार काम कर रही है। तो देखिए, जनता ऐसे शासन को जब समझ जाती है तो इसको उखाड़ के फेंक देती है। पश्चिमी यूपी की स्थिति जहां पर अभी हम लोग देख रहे हैं, यही कारण है कि चाहे आप जयंत चौधरी के कॉन्फिडेंस को देखिए, उनके तमाम स्टेटमेंट को देखिए, चाहे अखिलेश यादव के कॉन्फिडेंस को देखिए, वो कॉन्फिडेंस का कारण सरकार की एक नीतियां ही है। वो जान रहे हैं कि सरकार किस तरह से जो कि दंडात्मक कार्रवाई कर रही है और इस स्थिति में पूरे प्रदेश को लेकर जा रही है। तो ऐसे स्थिति में पश्चिमी यूपी को लेकर कोई बहुत ज्यादा किंतु परंतु नहीं बचा हुआ है। अब देखिए, 10 फरवरी और 14 फरवरी मतदान का समय है, अभी भी पूरा प्रयास है, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि दो लड़के दोनों दंगे कराने के प्रयास कर रहे हैं, तो इनका फुल एंड फाइनल ध्यान अभी भी पोलराइजेशन अर्थात पूरी तरह से ध्रुवीकरण के ऊपर ही निर्भर है। ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। लेकिन अमलेंदु जी, क्या ये जो बजट है, हम बजट की बात, हालांकि केंद्र बिंदु में बजट है, लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहले 2 चरणों में मतदान है, यानी 10 तारीख को और 14 तारीख को, उस मतदान को देखें, किसानों को देखें, बजट को देखें, तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी ने ये 2 बातें जो मैं शुरुआत में भी कह रहा था कि या तो बीजेपी ये सोच के चल रही है, मान के चल रही है कि हमको जो करना है हम करेंगे। बीजेपी से मतलब जो सरकार है, मोदी सरकार, निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उस आधार पर मैं कह रहा हूं, हमको जो करना है करेंगे, चुनाव में जीत तो हमारी ही होगी, पहली बात। या ये भी कि चुनाव हार रहे हैं तो हारने दो, या ये भी कि सब कुछ को किनारे रखो, हिंदुत्व और ध्रुवीकरण, राष्ट्रवाद की जो घुट्टी है वो हमने इतना पिला रखी है यहां की जनता में, खासकर जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, खाए पिए अघाए लोग हैं, ये लोग तो वोट देंगे ही देंगे। क्या लगता है आपको? देखिए राजीव जी, एक तो भारतीय जनता पार्टी को लगता यही है कि जो खाए पिए अघाए जिनको कहा जा रहा है, हालांकि वो बेचारे अब जो है गरीबी की रेखा के नीचे पहुंचने वाले हैं। तमाम मिडिल क्लास जो है, खासतौर से लोअर मिडिल क्लास जो है, गरीबी की रेखा के बिल्कुल आसपास है। और एक झटका और लग जाए मोदी जी का, कृपा हो जाए, ताली थाली एक बार और बच जाए, तो समझिए कि बस वो फावड़ा लेकर के सड़क पे जो है वो मनरेगा के मजदूर बनते ही नजर आएंगे। ये जो अभी आपको दिख रहे हैं आईटी कंपनियों के कर्मचारी सफेद कॉलर वाले, ये सब जो है मनरेगा मजदूर बनते हुए बहुत जल्दी दिखाई देंगे। मैं भी थोड़े दिन पहले एक खबर पढ़ रहा था राजीव जी, इंडियन एक्सप्रेस में खबर थी। एक सलील त्रिपाठी नाम के ब्राह्मण थे और वो होटल में मैनेजर थे किसी होटल में। तो कोरोना की जो पहली लहर आई उसमें तो उनके पिता की मृत्यु हुई, उसमें उनकी नौकरी गई। दूसरी जब लहर आई कोरोना की, उसमें उनकी नौकरी गई। अभी जो तीसरी लहर चल रही है, इसमें वो सलील त्रिपाठी जो थे वो होटल के मैनेजर से जोमेटो या स्विगी के किसी के डिलीवरी बॉय बन गए और रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। एक बच्ची है छोटी सी और पत्नी बाकी बच्चे हैं। यह स्थिति जो है इस मिडिल वर्ग की इस सरकार ने कर दी है। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां हैं। इसलिए उनको भरोसा है कि इनके साथ कुछ भी कर लो, ये जो है जय श्री राम करना बंद नहीं करेंगे, भले ही इनके लिए कुछ होता है। देखिए, निजीकरण का सबसे बड़ा समर्थन यही वर्ग है जो कहता है कि सारे बैंक बंद कर दो, प्राइवेट बैंक कर दो, सारे अस्पताल बंद कर दो, प्राइवेट अस्पताल कर दो, फिर चिल्लाता है कि ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, और उसके बाद भी जय श्री राम करता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस उसमें है। अब ये कितना असर कर रहा है मध्यम वर्ग के ऊपर, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव और उत्तराखंड का चुनाव खासतौर से जो है 2 राज्यों के चुनाव जो है ये इसको तय करेंगे। यहां तय हो जाएगा कि मध्य वर्ग जो है खासतौर पर किन चीजों का असर होता है। बजट का सवाल है कि बजट किसके लिए नहीं है। मुझको लगता है कि ये बजट तो तैयार हुआ है, मतलब जो हमारे दोनों की उनकी पूंजी पता है। देखिए, सेवा एवा नहीं है पूंजीपतियों की। ये सरकार जिनकी नौकरी कर रही है तो अपनी नौकरी पूरी कर रही है। सरकार नौकरी कर रही है पूरी की बड़े कॉर्पोरेट घरानों की, वहां से तैयार हुआ है बजट और वित्त मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जाकर के सदन में पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि उसको पास करा दें।
चूंकि अभी तक संवैधानिक बाध्यताएं हैं, बजट आपको पास कराना है और वित्त मंत्री बजट पेश करना है, तो इन संवैधानिक बाध्यताओं के चलते जो मजबूरी बनी हुई है, तो बजट पेश किया गया है, उसको पास करा लिया जाएगा। जिस दिन संवैधानिक बाध्यता समाप्त हो जाएगी, संविधान पलट दिया जाएगा, तो उस दिन फिर सीधे सीधे अडानी जी, अंबानी जी और प्रधानमंत्री के और जो मित्र होंगे, जो भी कुछ है, वो सीधे सीधे एक नोट तैयार करेंगे और पकड़ा दिया करेंगे, वहीं से जारी हो जाया करेगा इनके लिए से बजट, और हो जाया करेगा। मुझको लगता है ये सब मिला के है। किसानों के ऊपर इसका जो है बुरा असर बहुत जबरदस्त पड़ा है, मध्यम वर्ग के ऊपर भी पड़ा है, गरीबों के ऊपर भी पड़ा है, सभी के ऊपर पड़ा है। फायदा केवल जो है वो कॉर्पोरेट किसानों का है, किसी और का कोई फायदा नहीं है। जैसा हमारे ओम प्रकाश जी कह रहे थे कि बकैती है और छिनैती है, तो ये बकैती और छिनैती नहीं है, ये खुलेआम डाका है। ये छिनैती तो छीन के भाग जाना होता है, ये छीन के भाग जाना नहीं है, ये खुलेआम डाका है कि हम छीन भी रहे, तुमको धमका भी रहे हो। वित्त मंत्री जो है बाद में कह रही है कि देखिए हम तो ये सब और करने वाले थे, लेकिन हमने किया नहीं, यही आप खैर बनाइए कि हमने जो और टैक्स नहीं लाते हैं, इनकम टैक्स को लेकर के जिस तरह की जो बात कर रही है। तो ये सब मिला के जो परिस्थितियां हैं, अब बजट में जो है आपने कहा था कि भाई हम आय दुगनी कर देंगे, तो आ गया 2022, इस पर कोई चर्चा ही नहीं है किस तरीके से आय दुगनी होगी। एमएसपी पे इतना लाख करोड़ खर्च होगा, लेकिन एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा। एमएसपी क्या होगी बताया जाएगा। गंगा के किनारे जो है वो जैविक खेती होगी, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, मगर वो जैविक खेती जो है वो किसान करेंगे, अडानी ही करेंगे, ये भी बजट में नहीं बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें खुल के आएंगी। जैविक खेती के पीछे क्या है, जो गंगा एक्सप्रेस जो बन रहा है, किसानों की जमीन उसमें सब अधिग्रहित की जा रही है, और सुना जाता है कि उसमें प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे कि जो आसपास के इलाके में कुछ जी अमलेंदु जी आवाज आपकी अमलेंदु जी आवाज कट रही है, आऊंगा आपके पास फिर से, लेकिन पुष्परंजन जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या एक तरफ बजट देख रहे हैं, दूसरी तरफ चुनाव है, ये उम्मीद थी कि चुनावी बजट होगा, खासकर 5 राज्यों का चुनाव, उसमें भी सबसे बड़ा सूबा 403 सीटें उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत, जहां किसान जो हैं वो नाराज हैं, किसानों को एकजुट, यानी किसान का मतलब यहां पर जाट और मुसलमानों का एक साथ आना किसान आंदोलन के बीच, यह भी बीजेपी को भारी पड़ सकता है। इन तमाम मुद्दों को सामने रखने के बाद भी अगर बीजेपी इस ढंग का बजट लेकर आई है, यानी कि मोदी सरकार या निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो बजट आज पेश किया है, उस बजट के बाद क्या लगता है कि चुनाव जो है वो उसे बीजेपी बहुत हल्के में ले रही है, या बीजेपी इस बात को बहुत अच्छी तरह से मान रही है, समझ रही है कि इस चुनाव में हम जीतने नहीं जा रहे हैं, या बीजेपी ये मान के चल रही है कि कुछ भी हो जाए चुनाव तो हम ही जीतेंगे? क्या कहेंगे ओवरऑल, एक तरफ चुनाव और दूसरी तरफ बजट? नहीं राजीव जी, ये परसेप्शन की बात है। मतलब कि अभी आपके स्टूडियो में आने पहले गाना मैं सुन रहा था, बुंदेलखंड की एक महिला थी, उसने गाया है कि जीतेगा बाबा और बाकी चले जाएंगे काबा, यानी इनडायरेक्टली मुसलमानों पर वो कटाक्ष है, और बुंदेलखंड की वाले स्थानीय भाषा में उन्होंने अपने गाने को उसी मुकाबले में, जैसे उस लड़की ने गाया था जो बिहार की थी, नेहा सिंह राठौर। तो ये सब चीजें तो चूंकि सोच की बात है कि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपके दिमाग में वो जो बो दिया गया उसको काटने की कवायद है एक तरह से। देखिए, निर्मला सीतारमण को अगर इतना बढ़िया बजट उन्होंने पेश किया है, तो उनको 5 राज्यों में और उत्तर प्रदेश में खुसूसन उनको भेजना चाहिए, स्टार प्रचारक के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए मंचों पर कि देखिए जी बहुत बढ़िया इन्होंने बजट गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों को डबल डिजिट उनके फायदे के लिए बजट पेश किया इन्होंने, तो वहां भेजनी चाहिए। एक जगह है चाइना में, क्वांचो, राजीव जी, मैं गया था वहां, और वहां फैक्ट्रीज का जो ढब है बड़ा विचित्र है। एक ही कॉम्प्लेक्स में 3-4 अलग अलग टाइप के माल बनते हैं उसी फैक्ट्री में। आपको जितने का सामान चाहिए, जिस बजट का सामान चाहिए, एक मोबाइल फोन आपको यदि 200 रुपये भारतीय रुपये का चाहिए तो वो भी बन जाएगा, और 2000 का भी मोबाइल फोन वहां बन जाएगा, जो यूरोप के लिए खासकर जाता है। तो उसी तरह से ये जो बजट बना है, इस बजट में निर्मला सीतारमण का बजट नहीं है, दरअसल ये मोदी जी का बजट है। क्वांचो की फैक्ट्री की तरह उन्होंने बताया सीतारमण को कि आपको ऐसे तैयार करना है, हलवा खाओ, बजट का मॉडल ये रहेगा। अब 2014 में जो स्लैब बना था मनमोहन सिंह के समय ही, 2014 में 2 लाख से 2.5 लाख का स्लैब बनाया गया था। उसके बाद से ये 8वां, उस साल से लेके ये 8वां बजट आप मान के चलिए, बजट साल में कह रहा हूं,
कि वो 2.5 ही चल रहा है, अभी 2.5 से 3 नहीं हुआ है। अब ये कह रहे हैं टैक्स हम बढ़ाने वाले थे, लेकिन आप पे कृपा कर रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं। टैक्स तो आप दोनों हाथों से लूट रहे हैं, पूरे देश की जनता से लूट रहे हैं। पेट्रोल डीजल पे जो आपने जो कीमतें लगातार बढ़ाई, वो टैक्स नहीं तो क्या है? तो आप इनकम टैक्स लें ना लें, लूट तो रहे हैं दोनों हाथों से। दूसरा, ये जिस तरह से ये बार बार छलावा टैक्स का ये दे रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स तो आप घटाते चले गए और बाकी लोगों का बढ़ाते चले गए। तीसरी बात है, टैक्स रिलेटेड में इन्होंने सबसे बहुत होशियारी से काले धन को सफेद किया है। ये बार बार सदन में क्रिप्टो करेंसी नहीं बोल रही थी, शब्दावली का इस्तेमाल किया उन्होंने, वर्चुअल करेंसी। लेकिन आज तो क्रिप्टो करेंसी वाले बम बम करेंगे, चल भाई 30% देकर हमारा काला जो है सफेद में हो जाने वाला है। हालांकि कुछ लोग उसका विश्लेषण करेंगे, नहीं नहीं, ये काला धन सफेद नहीं होगा, जो लेन देन होगा उस पर 30% सरकार टैक्स लगी। तो भाई क्रिप्टो करेंसी में लेन देन ही तो होता है, मेन तो वही ट्रांसफर आप करते हैं। आप किसी माध्यम से ट्रांसफर करेंगे, उस काले को सफेद कर देना है। सरकार कही आपने यूएस में या कोई भी टैक्स हेवन में आपने पैसा भेजा है क्रिप्टो के माध्यम से, या लगाया है पैसा यूएस में, तो उस पर हमने टैक्स आपसे 30% ले लिया, काला आपका सफेद हो गया। तो इस तरह से इस सरकार ने, उसका इंतजार भी था, पिछले शीत सत्र में इसे पेश करना था, लेकिन सरकार रुक गई थोड़ा, और आज उसमें बूस्ट हुआ है। और कल्याण कितने लोगों का हुआ है? 10.4% लोग हैं इस देश में जो क्रिप्टो करेंसी में खेल रहे हैं, पैसा उसमें लगा रहे हैं, और अंधाधुंध काला पैसा उसमें लग रहा है। बैंकों में पैसा नहीं है, क्रिप्टो में पैसा जा रहा है। तो आपने उस काले को, आप तो ला रहे थे स्विट्जरलैंड से, काला धन को सफेद करने वाले थे, काला धन ला रहे थे, लेकिन इस देश में जो गड़ा हुआ काला धन था उसको आप वहां सफेद करा। और ये कह रहे हैं कि देखिए हमारा जो टारगेट था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, वो टारगेट में क्रिप्टो के माध्यम से हम पूरा कर लेंगे। उछाल आया मार्केट में, जो क्रिप्टो का जो अननोन मार्केट है जिसे हम नहीं जानते, अब वो क्रिप्टो वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोट करेंगे इनको, या मणिपुर में वोट करेंगे, या उत्तराखंड में करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्रिप्टो वाले पंजाब वाले हैं ज्यादा, ये तो सरकार को पता है, क्योंकि उस चैनल को सरकार जान रही है, और इनके कितने लोग क्रिप्टो में जुड़े हुए हैं ये एक अलग इशू है। अब ये मैं वो जो विजुअल आप दिखा रहे थे अभी कि योगी आदित्यनाथ शांत करने की, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे दंगा हो रहा था उत्तर प्रदेश में। दरअसल दंगा नाक के नीचे कोई हुआ है तो 2002 में गुजरात में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे दंगा हुआ है, जहां वो बैठते थे। मुजफ्फरनगर से लखनऊ की दूरी तो कुछ 100 किलोमीटर की है, लेकिन आप तो जहां बैठे थे इस कैपिटल सिटी में, आप जब भी आप अहमदाबाद में जाता हूं राजीव जी, हिल जाता है उस बिल्डिंग को देख के, जिसमें कि 56-58 लोगों को जला दिया गया था, जिसमें कांग्रेस के सांसद भी थे उसमें, और आज भी उनकी पत्नी लड़ाई लड़ रही है। वो सिंबल है मुख्यमंत्री के नाक के नीचे दंगे की। इस देश को शर्म आनी चाहिए, जो लोग इसको समर्थन देते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत जन कल्याणकारी हैं, तो नाम तो आप बदल दीजिए, कल्याण 7 RCR का नाम बदल के लोक कल्याण मार्ग जरूर कर दीजिए, लेकिन वो दाग दंगे का नहीं छूटने वाला है। चाहे योगी आदित्यनाथ कितना भी शीतल कर देंगे, वो धमकाने का अंदाज जो होता है, मगर ये जरूर है उनको बहुत परेशान, जब वो सत्ता में नहीं थे उत्तर प्रदेश की सत्ता में, तो वाकई उनको परेशान किया गया था। मुझे उस समय तकलीफ हुई थी सदन में उनको रोते हुए देखकर, वाकई उनके साथ एकदम बालक की तरह फूट फूट के रो रहे थे। आज इन दोनों को कह रहे हैं कि ये दोनों बालक हैं, तो ये बड़ी अजीब सी बात है जी। और मोटा अनाज की जो बात, दरअसल मोटा अनाज नहीं उसकी थी, जो राहुल जी कह रहे थे मोटा अनाज का जो कंसेप्ट है, और दरअसल मोटा भाई का कंसेप्ट था वो, जो खासकर सोशल मीडिया पर मोटा भाई करके बहुत फेमस है, मोटा भाई को लेके था, मोटा अनाज को लेके नहीं था, इससे गरीब जुड़े हुए हैं। जी राजीव जी, बहुत सारी बातें आप रख रहे हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात तक की बातें आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ यही समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश का जो पहला और दूसरा पार्ट है जिसमें चुनाव है, इसको बीजेपी ने वॉक ओवर दे दिया है, या बीजेपी बहुत हल्के में इसको ले रही है, और यही बार बार हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार सुनते हैं फिर से। जी जी, एक छोटी सी बात देखिए, ये चुनाव का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं ना। इन्होंने कहा था 3 टारगेट इन्होंने लिया था कि एक तो बुलेट ट्रेन हम चला देंगे 2022 में, किसानों का इनकम हम डबल कर देंगे, सबको घर दे देंगे,
और शौचालय सबके लिए उत्तर प्रदेश में दे देंगे। उत्तर प्रदेश की आबादी 24.5 करोड़ के आसपास है और 2.6% केवल शौचालय बनाए हैं इन्होंने। तो लोग आज भी दिशा पाने के लिए जाते हैं सड़क पर और जंगलों में। तो इस तरह से ये छलावा है, इनका टारगेट कुछ पूरा नहीं हुआ, इस बजट में नहीं आता। तो ये चुनावी, इनको दरअसल ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि राम के नाम पर इनको वोट मिल जाना है और जनता को इनको ओवर कॉन्फिडेंस का आईना तो बिल्कुल। राम के नाम की आप बात कर रहे हैं, मतलब अयोध्या से जुड़े हुए हैं हमारे साथी ओम प्रकाश सिंह जी। आप बताइए, क्या राम के नाम पर इस बार बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं लोग? क्योंकि एपी सेंटर में आप हैं, वहीं से शुरुआत होती है और चारों तरफ जब बार बार अयोध्या को सामने ला करके फिर काशी और मथुरा की बारी की बात होती है। हालांकि अब तक अयोध्या, काशी, मथुरा शायद थर्ड फेज से ये सब सुनने को मिले, लेकिन क्या लगता है आपको कि राम के नाम पर वोट वो भी पहले और दूसरे फेज में संभव है? देखिए, पहले जो बजट आया है और उसमें जो किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों के लिए जो बातें नहीं हुई हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर इसमें हम रियायत भी करते तो जो माहौल बना है पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में, उसका लाभ इनको ना मिलता। अभी 3 आंदोलन खत्म हुए। किसान आंदोलन जब खत्म हुआ, कल किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया। एमएसपी की बात उसमें थी कि एमएसपी के लिए एक समिति गठित होगी जिसमें किसान नेता भी रहेंगे और भी लोग रहेंगे। उसकी बात कहीं नहीं हुई, ना कोई कमेटी गठित की गई और बजट में इन्होंने एमएसपी का ऐलान कर दिया। तो इनकी नीयत साफ नहीं है। ये जानते हैं कि हमको वोट अगर कहीं से मिल सकता है तो ध्रुवीकरण के ही माध्यम से मिल सकता है, उसकी ये कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, अयोध्या का आपको याद होगा जब राम लहर थी 91 में, तो अयोध्या जनपद की 5 विधानसभा सीटें थी। 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी। लेकिन जब 92 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा या विवादित ढांचा गिरा, तो 93 में जो चुनाव हुए उसमें भाजपा साफ हो गई, सिर्फ 1 सीट उसको अयोध्या से मिली थी। आज जो चुनाव चल रहा है अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का होने वाला है, लेकिन जो यहाँ फैजाबाद और आसपास के जिले हैं वहां पर इनके विधायकों जो अन्य जगह दौड़ाए जा रहे हैं, यहां भी लगभग वैसी स्थिति बन रही है कि अभी क्षेत्र में निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। सोशल मीडिया पे, अखबार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। अयोध्या जैसी सीट पर जहां से योगी जी को जाना पड़ा, वहां पर हालात ये हैं कि बीजेपी को कुछ नहीं मिला तो वही जो राम की बात और ध्रुवीकरण की बात होती है वो करने लगे हैं। उनके संघ के लोग सुबह निकल करके पर्चा बांटना, 4 बजे आपकी आंख खुलेगी नहीं, आपके घर में एक पर्चा पड़ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि अयोध्या की बात है, अयोध्या के अस्मिता की बात है, भगवान राम की बात है, कम से कम अयोध्या जिता दीजिए। जनपद की 5 सीटों में से 1 अयोध्या जिता दीजिए जिससे हम मुंह दिखाने लायक हैं। ये पूरा सिनारियो है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 5 में से कोई एक तो उसमें भी अयोध्या जिता दीजिए, और वो भी इज्जत की बात है। तो ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। हम तो यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही देख रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं वो कई जगह से दौड़ाए जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं। लेकिन आप बात अयोध्या की भी अगर कर रहे हैं तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है और मामला बीजेपी के लिए बहुत गंभीर दिखाई दे रहा है। माफ करिए, बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो हम इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं, उनको हो सकता है कि ये बातें अच्छी न लगें, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सामने रखनी ही पड़ेगी। भाई, आप 2014 से लेकर के 2017 तक और 2019 तक जीतते आए तो उसका भी गुणगान हम लोगों ने किया। लेकिन अगर अभी, हालांकि चुनाव अभी सामने है, एक भी फेज का मतदान नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अगर खदेड़ा होबे की बात चल निकली है और कई जगह लोग खदेड़ रहे हैं, और अगर किसी से पूछा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर एक महिला नेत्री जो कि अभी विधायक हैं, जो किसी राज्य की राज्यपाल थी, वहां से उन्होंने इस्तीफा देकर के आज विधायकी लड़ रही हैं, उनसे पूछा जाता है, अगर हाथरस उन्नाव की बात पूछी जाती है तो वो उठकर चल देती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का हाल है और ऐसे भावी विधायकों से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या कर सकते हैं? यही सवाल यहां हम बार बार पूछने रखने की कोशिश करते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं ओम प्रकाश जी? जी जी, हालात ये हैं कि फैजाबाद, अयोध्या जनपद के बगल सुल्तानपुर सीट जहां से वरुण गांधी सांसद हैं, वहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट नहीं तय कर सकी है। बनारस में नहीं तय कर सकी है, लखनऊ में नहीं तय कर सकी है, और इनका दावा जो है सरकार बनाने का। ओम प्रकाश जी से मैं जानना चाहता था, थोड़ी जिज्ञासा भी है। एक स्कैंडल हुआ था जो कि दब गया कहीं पर
कि जो चंदे की राशि आई थी या जो जमीन खरीदा गया राम मंदिर के नाम पर, वो इशू चुनाव में वहां कितना उसे दबाने की तो चेष्टा की गई, दब भी गई है लगभग। मेन स्ट्रीम में चर्चा, कम से कम दिल्ली की मीडिया में तो चर्चा नहीं है। उसका हुआ क्या, पहली बात, और उसका कोई असर चुनाव पे है या नहीं है? नहीं, उसका कोई असर नहीं है, लेकिन ये लोगों के जानकारी में है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको यह है कि जो जमीन खरीदी गई है उसमें तमाम अधिकारी, नेता, पत्रकार भी कुछ शामिल हैं। एक अखबार के पत्रकार जो यहाँ ब्यूरो चीफ थे, उनका ट्रांसफर भी अखबार ने जानने के बाद दूसरी जगह कर दिया। और शिकायत के बाद जो है सरकार ने कहा हम जांच कराएंगे। उस जांच की रिपोर्ट अभी तक कुछ नहीं आई है, सार्वजनिक नहीं हुई है। और चुनावों में फिलहाल जो अयोध्या विधानसभा का चुनाव है या जनपद का चुनाव है, उसमें उसका बहुत असर नहीं है। लोग जान रहे हैं कि भाजपा के लोगों ने ये काम किया है और चीजें हैं। लेकिन जो समस्याएं हैं जो चुनाव को प्रभावित कर रही हैं, जो विपक्ष के संदर्भ में है, जो विपक्ष को लाभ पहुंचा रही हैं, वो ये है कि काम कुछ नहीं हुआ है विधानसभा में। एक विशेष एरिया को छोड़ करके राम जन्मभूमि मंदिर जहां बन रहा है, उससे रिलेटेड जो घोषणाएं हुई हैं, केंद्र की घोषणाएं ही हुई हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हम अयोध्या में प्रभु श्री राम की 200 फीट ऊंची मूर्ति लगाएंगे, उसके लिए आज तक जमीन नहीं खरीदी गई। उनके विधायक ने जब ये कई बार अखबारों में आया तो उन्होंने कहा कि साहब जो है अभी तक इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन हवा बह चली। एयरपोर्ट की, जिसके हर साल जैसे ही मुख्यमंत्री जी आते थे तो अधिकारी बता देता था कि एयरपोर्ट का इतना काम है, और 5 साल तक भाजपा वहां से एयरपोर्ट से जो है प्लेन उड़ाती रही। हालात ये हैं कि अभी तक पूरी तरीके से जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। जो चौड़ीकरण सड़कों का हुआ है राम मंदिर परिसर को लेकर के, उससे व्यापारी बहुत नाराज हैं। तमाम दुकानें तोड़ दी गई, तमाम मकान तोड़ दिए गए, और अयोध्या से सटा हुआ जो पुराना फैजाबाद शहर है, जुड़वा शहर था अयोध्या और फैजाबाद की सड़कों को भी ये 150 फीट चौड़ा करने जा रहे हैं, जिसका काफी विरोध है। तो जन समस्याओं के आगे इनका राम मंदिर का मुद्दा भी जो है वो नहीं चलने जा रहा। राम मंदिर का मुद्दा तो नहीं चलने जा रहा है, लेकिन सवाल यहां राहुल लाल जी ये है कि किसानों का मुद्दा, क्या तीनों कृषि कानून की वापसी, 3 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, और उस दिन ये ऐलान करेंगे कि आगे क्या करने जा रहे हैं, मिशन यूपी में क्या होने वाला है। क्योंकि मिशन यूपी के तहत, मिशन उत्तर प्रदेश के तहत बहुत कुछ किसान कह भी रहे हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं तो बार बार किसान जो हैं, किसान शब्द, ये बीजेपी को डरा रहा है, ये शब्द। और उसमें ये 2 लड़कों की बात जो अभी करते हुए सुनाई दे रहे थे योगी आदित्यनाथ, ये 2 लड़के बहुत ज्यादा डरा रहे हैं। एक जो है वो अखिलेश यादव, और दूसरे हैं जयंत चौधरी भी पाले नहीं आ रहे हैं। और इसमें इस बजट का तड़का आपको क्या लगता है? क्योंकि एक तरफ बजट है, दूसरी तरफ किसान हैं, तीसरी तरफ बेरोजगार हैं। अगर गांव-गांव आप जाइए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई का है और बेरोजगारी का है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है जिस बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं। इन बातों को अगर देखें, आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत घूम रहे हैं राहुल लाल जी, इन मुद्दों के साथ बीजेपी कहां खड़ी है, ये जरा बताइए। देखिए, इन मुद्दों से तो बीजेपी की काफी दूरी हो गई है। इन्होंने किसान आंदोलन के नेताओं से जो कुछ भी समझौता किया था कि उनके केस वापस होंगे, मुआवजा दिया जाएगा, शहीद का दर्जा दिया जाएगा, तो वो उनको उसमें से किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्होंने आनंद फानंद में बस किसी तरह से जो है कि आंदोलन को इसमें समाप्त कराया। और किसानों के प्रति तो, या किसी के भी प्रति, देखिए इस समय जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, चूंकि देखिए पश्चिमी यूपी को बात करते हैं तो किसान का मामला आता है, लेकिन ओवरऑल इसमें राष्ट्रव्यापी स्तर पर, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, महंगाई और बेरोजगारी ये दोनों काफी बड़े इशू हैं। उसको एड्रेस करने के लिए बजट में कुछ भी एक चवन्नी भर का प्रयास भी नहीं किया गया। देखिए, आप डे वन से हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो समस्या है हमारी, वो समस्या सीधे सीधे डिमांड साइड की तरफ से है। आपका डिमांड नहीं है, हमें पहले भी याद है, क्योंकि इनको पूंजीपतियों की भक्ति करनी है, उन्हीं की सेवा में वह कर रहे हैं, तो स्थितियां बिगड़ जाती हैं। आरबीआई से भी इन्होंने पहले 1,45,000 करोड़ रुपया लिया था, और उसको एक तरह से कॉर्पोरेट टैक्स में राहत देते हुए कि वो बहुत ज्यादा निवेश करेंगे, उनको उसने भी दे दिया था। तो इनको जब भी मौका मिल रहा है, ये अपने पूंजीपतियों को लगातार तमाम चीज दे रहा है। किसान, गरीब, मजदूर, जो दूसरे लोग हैं, मध्यम वर्ग है, उनका बिल्कुल खून चूसने की स्थिति है। अभी देखिए, सही कह रहे थे कि भाई अगर हम लोग तेल के मूल्यों के मामले को देखें, भाई 24 लाख करोड़ रुपया उन्होंने अर्जित किया उसमें। वो आप कह रहे हैं हमने टैक्स में राहत दिया, कौन सा राहत दिया आपने? आपने तो डीजल पेट्रोल के जब नकारात्मक मूल्य थे,
तब भी उसके आपने उसके जो है कि टैक्सेस बढ़ा के आपने वसूल लिया 24 लाख करोड़ रुपए अब तक में। उस 24 लाख करोड़ से जनता को क्या मिला? जनता को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। आप तो अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है वो किसान आंदोलन को लेकर बहुत सेंसिटिव है। बीजेपी इसको समझ रही है, लेकिन उसको अभी भी लग रहा है कि कैराना का पलायन का मुद्दा, दंगा का मुद्दा, इन तमाम चीजों को लेकर वो आगे बढ़ जाएगी। देखिए, एक फैक्ट मैं यहाँ पे बिल्कुल रखना चाहूंगा, क्योंकि देखिए किसानों के आय को डबल करने का एक बड़ा ही भावुक किस्म का मुद्दा। पिछले 6 साल में इस मुद्दे पर इतना बड़ा डंका पीटती थी भारतीय जनता पार्टी और तमाम सरकार के लोग कि बिल्कुल अब ऐसा लग रहा था कि 1 जनवरी 2022 आएगा, जादुई छड़ी की तरह किसानों की आय बढ़ जाएगी। उस समय अशोक गलवाई जो कमेटी का गठन किया गया था, उसने उस समय एक तरह से मूल्यांकन किया था कि किसानों की आय कितनी है उस टाइम पे। उन्होंने अपने हिसाब से जो मूल्यांकन किया था तो उसको 8,000 रुपया पाया था, और 2019 में एनएसएसओ का जो रिपोर्ट आता है वो 10,000 जाता है। जबकि उस समिति ने सिफारिश की थी कि 2022 तक किसानों की आय जो है वो कम से कम 21-22,000 होनी चाहिए। और अभी भी जो सरकार समर्थक जो अर्थशास्त्री हैं, जो बिल्कुल सरकार के समर्थन में, वो मानते हैं कि किसानों की आय लगभग 10,000-11,000 के आसपास। तो ये सरकार समर्थक लोग हैं। जबकि अगर हम लोग इंडिपेंडेंटली अगर देखें उसको, तो कहीं कहीं किसानों के कर्ज जो है कि वो डबल हुए हैं। तमाम नाबार्ड के आंकड़े या दूसरे आंकड़े आ रहे हैं, उसमें पुष्टि हो रही है कि उनकी आय घट के और आधी हो चुकी है। अब आज बड़ा मीडिया के द्वारा हल्ला मचाया जा रहा था सुबह कि किसान सम्मान निधि में बड़ी वृद्धि होगी, 10,000 हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। देखिए, 2018 में घोषणा हुई थी इसकी 6,000 वाली राशि का। आज अगर हम लोग इन्फ्लेशन जोड़ रहे हैं महत्व, वो लगभग 4,500 से ज्यादा उसका कोई महत्व बचता नहीं है। यानी आज के डेट में जो सरकार दे रही है 2018 की तुलना करें, वो राशि 4 से 5,000 के बीच में बनती है, उससे ज्यादा की वो राशि नहीं बनती है। तो इस तरीके से आप तो किसानों से ऐसा लग रहा है कि बदला लेने के लिए बैठे हुए हैं कि हम तो आपको कुछ नहीं मानने वाले हैं, हम तो दंगा कराएंगे और आप भी हमारे पक्ष में वोट दीजिएगा। तो देखिए, जनता आईना दिखाने के लिए तैयार है। और इसमें जो आप जिन 2 लोगों का नाम ले रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या जयंत चौधरी, जिस तरह से जयंत चौधरी को लेकर तमाम क्या क्या बयान नहीं दिए गए कि हमने जयंत चौधरी के लिए दरवाजे खुले रखे हैं, हमने ये खुले कर दिए। जाट नेताओं को बुलाया गया, उसमें वैसे जाट नेताओं को भी बुलाया गया, बोले बड़े दिग्गज जाट नेता है जो ब्लॉक चुनाव में केवल 1 वोट प्राप्त कर पाए थे। तो परसेप्शन बिल्डिंग के तमाम छवि जो बीजेपी ने बनाने का प्रयास किया किसान नेताओं को मनाने के लिए, वो तमाम छवियां टूटकर विखंडित हो चुकी है। और पश्चिमी यूपी कहीं से भी नहीं है कि इनके पास, हमें नहीं लग रहा कि इनके पास पश्चिमी यूपी कहीं से भी भूल चूक से भी बचा हुआ है। इनके पास पश्चिमी यूपी बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, लेकिन क्या कारण है कि योगी आदित्यनाथ के तेवर कुछ बदले से दिख रहे हैं। हालांकि आप याद कीजिए कि 3 महीना पहले से उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो कई चक्कर लगा करके आए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये लोग काफी कम और आए, लेकिन अब जब आ रहे हैं, क्योंकि सामने चुनाव है, आना मजबूरी है और कई जगह से कई भाजपा के नेताओं को खदेड़ा भी जा रहा है। लेकिन क्या कारण है कि जब मंच पर पहुंचते हैं योगी आदित्यनाथ तो उनके तेवर जो हैं वो शिमला की बात करते हैं, वो लाल रंग लाल टोपी की बात करते हैं। एक बार जरा सुन लेते हैं फिर से। थोड़ी देर पहले हमने सुनाया जरूर था, लेकिन ये सुनना इसलिए भी बार बार सुनना जरूरी है कि ये तेवर क्या कुछ कह रहे हैं ये जान लें। उसके बाद थोड़ा सा किसान की बात और ये 2 लड़कों की बात, जिन 2 लड़कों की बात कह रहे हैं उनकी बात, और शिमला की बात जरूर करनी होगी यहां पे। हर तीसरे दिन दंगा होता था। मुजफ्फरनगर का दंगा, बुलंदशहर का उपद्रव, मेरठ का उपद्रव, सहारनपुर का दंगा, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, और कौन कौन कस्बे थे, कौन कौन नगर थे जहां दंगे नहीं होते थे। मुख्यमंत्री के सिर के नीचे लखनऊ में दंगे होते थे, लेकिन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। उन दंगाइयों के खिलाफ सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार, उनकी संवेदना दिखती थी कि इनकी संवेदना उन दंगाइयों के प्रति है, दंगा पीड़ितों के प्रति नहीं। और मुजफ्फरनगर तो कौन नहीं जानता। सचिन और गौरव की हत्या इसलिए हो गई
क्योंकि वे लोग अपनी बहन की रक्षा करने के लिए पूछने के लिए गए थे कि भाई मेरी बहन स्कूल जाती है, क्यों उनको छेड़ते हो, क्यों परेशान करते हो, यही तो पूछा था उन नौजवानों ने। हत्या कर दी गई। कोई भी भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए उस रक्षा सूत्र को, जो रक्षा बंधन के अवसर पर बहन बांधती अपने भाई, तो बार बार बातें वही, लेकिन एक बाइट थोड़ी देर बाद और सुनाऊंगा। समाजवादी पार्टी और बसपा पर बरस रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो बाइट भी सुनना यहां जरूरी है, इसलिए क्योंकि जो तेवर की बात आखिर क्यों बदले बदले से नजर आ रहे हैं हुजूर, ये समझने की कोशिश हम यहां कर रहे हैं। और इसी सवाल के साथ एक बार फिर से अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा कि क्या ये बौखलाहट जो है, न कहें बौखलाहट, मान लें कि आपका यही तरीका है, यही अंदाजे बयां जो करने का जो है वो चुनाव में और भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल तो पूछा ही जा सकता है कि अब तक जो कानून व्यवस्था के नाम पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस कानून व्यवस्था पर जब सवाल उठाए जाते हैं, जब उसी कानून व्यवस्था के आंकड़े सामने लाए जाते हैं, तो वहां आप फिसड्डी साबित हो रहे हैं। बहुत सारे आपराधिक गतिविधियों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 दिखाई दे रहा है। कल ही हम लोग इसी मंच से ये कार्यक्रम कर रहे थे और हमारे साथी दीपक पाचपोर जी कुछ आंकड़ों के साथ बैठे थे, आपको याद होगा अमलेंदु जी, जिसमें एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे और उसमें बहुत सारे अलग अलग आंकड़े बता रहे थे, आपराधिक मामलों में नंबर 1 और भी बहुत सारे। लेकिन जब पूछा जाता है नोएडा और आसपास में ही लड़कियों से कि 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद क्या यहाँ की लड़कियां जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं रात को बाहर निकलने में, शाम 6 बजे के बाद, तो जवाब मिलता है नहीं। तो फिर क्या कहेंगे? और उसके बाद ये झल्लाहट, ये खिसियाहट, ये गुस्सा, ये सब कुछ नजर आ रहा है। क्या है ओवरऑल मामला, क्या है राजीव जी? मामला सीधा सीधा ये है कि योगी जी असल में 2022 का विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। योगी जी भूमिका 2024 की बांध रहे हैं और चुनौती सीधी सीधी पेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। अब ये उनका आपस का मसला है कि कौन किसको जो है वो चुनौती पेश करे, लेकिन दोनों एक बात तय कर चुके हैं। मुझको ऐसा लगता है, हो सकता है मैं अपनी जगह गलत हूं, नहीं लगता, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि दोनों ये तय कर चुके हैं कि अब सरकार में तो कम से कम इस चुनाव में तो जो है लौट करके नहीं आना है, इसीलिए इस तरीके की सारी बातें की जा रही हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी जो है वो कह रहे हैं कि ये 2 लड़के जो हैं ये दंगा कराने आ रहे हैं। अब उन 2 लड़कों में एक लड़के के लिए आप दरवाजा खोले खड़े हैं, पार्टी आपकी कह रही है कि हम तो चाहते हैं वो आ जाएं, तो यानी जो कह रहे थे कि दंगाइयों के प्रति सपा बसपा की सरकारों का बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता था, तो मुझे लगता है कि ये सॉफ्ट कॉर्नर वाली बात योगी जी की सही हो सकती है, क्योंकि एक दंगाई के लिए दरवाजा खोल के तो आपकी पार्टी तैयार खड़ी है, जिसे आप दंगाई बता रहे हैं कि भाई आ जाओ, आप चुनाव के बाद भी आ जाओ, तो चुनाव के बाद तो दंगाई नहीं रहेगा, आपके साथ आ जाएगा, आज दंगाई है। दूसरा ये कि बिल्कुल योगी जी सही कह रहे हैं, क्योंकि योगी जी भुक्तभोगी है कि सपा की सरकार ने उनके साथ नरमी बरती 2007 के गोरखपुर दंगों में, तो वो सही कह रहे हैं कि नरम रुख रहता है, लेकिन फिर भी रोए थे, जैसा पुष्पेंद्र जी ने बताया सदन में जाकर के। एक बाइट और सुना देते हैं, सपा बसपा की बात हो रही है और योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है, एक बाइट और सुन लीजिए, जरा लेटेस्ट बाइट सुनाता हूं, क्योंकि अभी तक तो पुरानी बाइट, कल की बाइट सुना रहे थे, आज की बाइट जरा सुन लीजिए तो आपकी जो बात है उसमें थोड़ा और दम आ जाएगा। जरा सुन लेते हैं। क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी? बिजली नहीं थी, क्योंकि सपा बसपा तो अंधेरे में रहने के आदी है। क्योंकि हमारी एक कहावत है ना कि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। बिजली इसीलिए नहीं देते थे, बिजली इसीलिए नहीं देते थे क्योंकि रात्रि में ही किसान के खेत से ट्यूबवेल और पंपिंग सेट चोरी करने के लिए उनको मौका मिल जाता था। गरीबों को अन्न नहीं देते थे, उनके लोग सारा अन्न हजम कर जाते थे। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार ने वृद्धजनों की, दिव्यांगजनों की, विधवा महिलाओं की पेंशन बंद करके उस पैसे को सपा के नेताओं को देने का पाप किया था।
हमारी सरकार आई थी, मैंने कहा ये समाजवादी पेंशन क्या, पता लगा कि समाजवादी पार्टी के कैडर को इन गरीबों का पेंशन दे दिया गया। मैंने उसको कैंसिल किया और 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना वर्तमान में हमारी सरकार पेंशन का लाभ दे रही है। 12,000 रुपए सालाना। तो अमलेंदु जी, सुन रहे थे आप, और चांदनी रात चोरों को पसंद नहीं आती, क्या कहेंगे? अब देखिए, चूंकि रात के माहिर हैं, अब उनको ही पता होगा कि रात को जो क्यों पसंद है, मतलब योगी जी को। अब सारी रात के बारे में वो जानते हैं कि काली रात किसको पसंद है और सफेद रात किसको पसंद है। अब रात की बातें करने वाले हैं तो इनको दिन के उजाले भी अच्छे नहीं लगते हैं। जो रातों की बात कर रहे हैं, इनको दिन के उजाले अच्छे नहीं लगते हैं। और देखिए, लोग सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि हमारे यहाँ भी लोग कमेंट कर रहे हैं। मतलब ये व्यक्तिगत टिप्पणियां हमको नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि आरोप प्रत्यारोप जो व्यक्तिगत स्तर पर ही हो रहे हैं कि आप जो है मतलब स्वयं अपने परिवार में कोई कमी हो जाए आप उसमें नहीं पहुंचते हैं और दूसरों को आप जो दुनिया भर का ज्ञान बांटते फिरते हैं, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं तो उसका जो पलटवार होगा, तो उससे आप अपना बचाव किस तरह से करेंगे, मुझे लगता है कि इसका प्रयास करके चलना चाहिए हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, खासतौर से राजनीति में जरूर। क्योंकि अगर आप बिलो द बेल्ट किसी पे बात कर रहे हैं तो आपको जो है अपना भी लंगोट जो है वो कस के जो है बांध के रखना चाहिए, क्योंकि पलटवार जब आप पे होगा तो आपका लंगोट जो है वो ढीला ना हो जाए। तो ये दिक्कतें होती हैं। बहरहाल राजनीति है और राजीव जी इसमें सब कुछ चला करता है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार कह चुके हैं कि भाई चुनाव के समय तो ऐसी बातें हुआ करती हैं, तो वो चुनाव की बातें उनके लिए सामान्य बातें हैं, इस तरह की बातें हुआ करती हैं, तो हुआ करती तो वो भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि वो टक्कर जो दे रहे हैं, तो इसलिए वो सपा बसपा की इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन योगी जी भूल जा रहे हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी। और मुझे अगर याद पड़ता है तो कल्याण सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री थे, रामप्रकाश गुप्ता भी भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री थे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अब ये भी पता नहीं रात को बिजली क्यों गुल कर दिया करते थे। तो अब ये तो योगी जी बताएंगे कि भाई राजनाथ सिंह जी से रात में बिजली क्यों गुल करा दिया करते थे, कल्याण सिंह जी रात में बिजली को गुल करा दिया करते थे, और रामप्रकाश गुप्ता को बिजली गुल करा दिया करते थे। इनको भी चांदनी रातें अच्छी नहीं लगती थी क्या? अभी तो योगी जी बता सकते, मैं तो बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि रात के मामलों के विशेषज्ञ योगी जी है, मैं तो हूं नहीं किसी भी मामले का विशेषज्ञ। मैं तो जनता की बातें हैं उन्हीं को लेकर ये टिप्पणी कर सकता हूँ कि जनता क्या कह रही है। तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जनता किस किस तरीके के कमेंट कर रही है, उन्हीं को देख करके मैं अपनी जो है वो बात जो है यहाँ पे रख रहा हूँ। तो कुल मिला के जो स्थिति है राजीव जी इस चुनाव में, ये मुझे लगता है कि योगी जी जो है बाकायदा टक्कर पूरी जो है वो प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। और मेरी उनके प्रति शुभकामनाएं हैं कि वो प्रधानमंत्री का विकल्प जो अभी से बने। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कमी ये बार बार महसूस की जाती है कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, ये बार बार कहा था ना कि किसी से पूछो कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो ये है वैसे है, तो तुरंत कहा जाता है कि अच्छा विकल्प क्या है। तुरंत भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है कार्यकर्ता पूछता है इसका विकल्प क्या है। तो यानी भारतीय जनता पार्टी जिस विकल्पहीनता से गुजर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी घोषणा कर देना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प हमारे पास है और वो आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर ये घोषणा अभी हो जाती है तो क्या बुराई है इसमें? प्रधानमंत्री का मतलब मोदी जी का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा इसमें, क्योंकि घोषणा तो होनी है, उनका विकल्प तो तलाशा है भारतीय जनता पार्टी को, तो ये हो जाए अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएं हैं योगी आदित्यनाथ जी के लिए। जी राजीव जी। अमलेंदु जी, बहुत बड़े शुभ चिंतक आप नजर आते हैं योगी आदित्यनाथ जी के, साफ नजर आ रहा है। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि रमेश थापक लिख रहे हैं कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। पुष्परंजन जी, क्या जो बजट है, और हम लोग चूंकि चर्चा बजट की चोट कैसे मिलेंगे वोट पे कर रहे हैं, बहुत सारी बातें, और खासकर चुनाव का मौसम है अगर, और चुनावी मौसम में देखिए इस सर्दी में तो सर्दी की बात हो ही रही है, लेकिन गर्मी में सर्दी की बात, उसमें भी शिमला बना देने की बात, और वो भी कैराना मुजफ्फरनगर की हो, चोर से लेकर के रंगदारी तो माफिया तो और भी गुंडागर्दी, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल हो अगर, इससे पहले अब्बा जान, पापा जान, चचा जान, क्या क्या जान जो बोला गया वो सब आप जानते ही हैं।
इन सब के बीच में 7 चरणों का मतदान है पुष्परंजन जी। 7 चरणों के मतदान में पहला चरण भी अभी सामने नहीं आया, उसमें भी टाइम है। आज 1 तारीख है, 10 तारीख को पहले फेज का मतदान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने में महीने भर का वक्त है। 7 मार्च को खत्म होगा और 10 मार्च को इसकी गिनती होगी, वोटों की गिनती होगी। लेकिन इस बीच और भी कितनी सारी चीजें हम सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और साथ साथ झेलेंगे भी। लेकिन इन सब के बीच पुष्परंजन जी, क्या लगता है आपको कि ये जो चुनाव है किस दिशा में जा रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल इसके साथ साथ, क्योंकि अब समय भी खत्म हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जरूरी है कि 10-15 मिनट इस पर चर्चा हम जरूर करें। और ये जो किसानों को लेकर के, क्योंकि कल 2 तारीख है और 3 तारीख से किसान फिर से हमलावर होने वाले हैं, ये तय मानिए, क्योंकि किसानों को लेकर के इस बजट में कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जरूर एक खबर आई कि किसानों का जो कर्ज था, जो 16.5 लाख करोड़ रुपए का था, वो 18 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। कर्ज देंगे, कर्ज माफी नहीं करेंगे, दोनों में फर्क है पुष्परंजन जी। कर्ज देना और कर्ज माफ करना, कर्ज दे करके आप बिल्कुल ही और वो कर देंगे, क्योंकि कर्जदार जो होता है और कर्जखोर जो होता है, दोनों में बहुत फर्क होते हैं। देखिए राजीव जी, इनके जो कृषि मंत्री हैं ना, उन्हीं को मैं कोट करते हुए बात को आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने 30 नवंबर 2021 को बयान दिया था, सदन में, लोकसभा में बयान दिया था और स्वीकार किया था कि इस साल 5,569 किसानों ने आत्महत्या की है। यानी आपकी सरकार बहुत किसान कल्याण की बात करती है, तो इतने लोगों की ये संख्या कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। यूरोप में हो तो पूरा यूरोप हिल जाएगा, अमेरिका हिल जाएगा अगर अमेरिका के किसी इलाके में अगर इस तरह से आत्महत्याएं लोग करें तो। लेकिन ये तो लगता है किसानों को इन्होंने कीड़ा मकोड़ा जैसा समझ लिया है कि थोक में मरें, हजारों की संख्या में मरें, कुछ फर्क नहीं। सदन में आंकड़ा पढ़ देना है कि देखिए जी 5,000 से अधिक किसान हमारे ही शासन में मरे हैं, आराम से पढ़ लिया उसे। तो ये इनका वर्ग चरित्र है एक तरह से। दूसरा, ये जिस तरह से बार बार करें किसानों, अभी योगी आदित्यनाथ की बाइट आप चला रहे थे, इन्होंने कहा कि बुजुर्गों के लिए देखो हमने 1,000 रुपये महीना कर दिया। तो ठीक है, बड़ा अच्छा काम किया, बुजुर्गों को 1,000 रुपये महीना कर दिया, बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन किसानों को 500 आप किस अपराध में दे रहे हैं? किसानों ने कौन सा कसूर किया है कि उनको 500 रुपये महीना आपकी केंद्र सरकार दे रही है और कह रहे हैं कि ये किसान सम्मान योजना है। यानी साल में आप उसे 6,000 रुपया दे रहे हैं, 500 रुपया महीना दे रहे हैं और अन्नदाता का सम्मान दे रहे हैं। अन्नदाता को आप आधा उस पेंशन, बुजुर्गों के पेंशन के आधा दे रहे हैं और डुगडुगी पीट रहे हैं पूरे केंद्र सरकार से लेके और डबल इंजन की सरकार तक जी। तो ये बेईमानी जो है किसानों के आंख पर पट्टी। आज निर्मला सीतारमण ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बजट के बाद का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तमाम ब्यूरोक्रेट्स को बैठा कर रखा हुआ था। एक और बड़े दिलचस्प ये था कि इस बार उनके डिप्टी नहीं बैठे थे, गोली मारो जो हैं, जो कि चूंकि उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, तो लोग पूछेंगे कि गोली मारो से भी कि भाई बता दो जरा कि आपने बजट में क्या किया, किसानों के लिए क्या किया। तो शायद इस रणनीति के तहत उनको बैठाने गया अनुराग सिंह ठाकुर को जी। लेकिन ब्यूरोक्रेट सब सवालों का जवाब दे रहे थे और किसी ने पूछा उस पत्रकार वार्ता में कि भाई किसानों के लिए आपने क्या किया इस बजट में, ये बता दीजिए हमें। बोली कि बिल्कुल किसान के इनकम बिल्कुल डबल हो जाएंगे। एक तो हम सम्मान दे ही रहे हैं, खाद की सब्सिडी हमने बढ़ा दी, पहले जो सब्सिडी थी उससे बढ़ा दी, और किसानों को सोलर लाइट के जरिए अपना खेत की सिंचाई करेंगे। वो पैनल लग जाएंगे उनमें। वो पैनल कब लगेंगे? 2024 से पहले लग जाएंगे या उसके बाद लग जाएंगे। बिजली ही नहीं तो खाक क्या सोलर पैनल मतलब बाद में लगाएगा, पहले तो बिजली जो वो दे दो ना। उत्तर प्रदेश बिहार का एक बॉर्डर है, चौरी नाम है उस गांव का, चौरा गांव उत्तर प्रदेश में आता है। और वहां 2013 में जो पोल गड़े थे बिजली के, उसके बाद से आज तक, कल का विजुअल मैं देख रहा था, उस गांव के लोगों से ही बातचीत हुई, वहां जो पोल गड़े थे उसमें आज तक बिजली के तार तक नहीं लगे। लोग वहां लालटेन युग में जी रहा है। और उस तरह के उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गांव हैं, बुंदेलखंड के बहुत सारे गांव हैं। बुंदेलखंड का जो उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, वहां बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पोल गड़े हुए हैं और बिजली नहीं आई है। तो ये खामखा डुगडुगी पीटने से किसानों का कल्याण इससे नहीं होने वाला है, चाहे लाख प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ बोल जाए। जी जी, बिल्कुल किसानों का कल्याण नहीं होने वाला। आखिरी कमेंट चाहूंगा ओम प्रकाश जी, किसानों को लेकर के क्या बातें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में?
देखिए, एक छोटा सा सुना दूंगा आपको। एक नेताजी गांव में गए उद्घाटन करने के लिए, तो फ्लैग उनको फहराना था, झंडा जो है। तो पहले ग्रामोफोन बजता था, सुई वाला। तो वो सुई जहां पर फंस जाती थी तो वही शब्द बार बार रिपीट होते थे। तो गाना बज रहा था कि दुख दर्द के नाश करैया आयो रे, मंत्री जी आए हैं, दुख दर्द का नाश होगा। लेकिन वो सुई फंस गई, और जब फंस गई तो वो बजने लगी, नाश करैया आयो रे, नाश करैया आयो रे, नाश करैया आयो रे। गांव वालों ने मंत्री जी को दौड़ा लिया। वही स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव में है। योगी जी की, मोदी जी की सुई फंस चुकी है दो लड़कों पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर और तमाम चीजों पर। तो अब ये नाश करैया वालों से जो है मुक्ति चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। इनका कोई भी ड्रामा, कोई भी ध्रुवीकरण हिंदू और मुसलमान का नहीं चलने वाला है। सीधा सीधा चुनाव, मनई बनाम सरकार है, ये होने वाला है। नहीं बनाम सरकार यानी जनता बनाम सरकार, साफ जनता जो है वो लड़ रही है सामने। और ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है, वो जो लोग उत्तर प्रदेश में हैं, पश्चिम से लेकर पूरब तक, वो आप अच्छी तरह से जान रहे होंगे। बहुत लोग भाजपा के समर्थक भी हैं, लेकिन वो भी डरे हुए हैं। बहुत सारे साथी भाजपा के समर्थक जो हैं हमें देख रहे हैं, बहुत लोग दुत्कारते हैं, नाराजगी प्रकट करते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। लेकिन दोस्त माफ कीजिए, जो चीजें हैं, जो हकीकत, हम लोग जब जाते हैं सड़कों पे, गलियों में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं, जो कहते हैं वही हम आपके सामने रखते हैं। अपने मन से कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं जाने वाला, हमारा कुछ नहीं, हमें कुछ ना मिलने वाला। हम जो बकबक आज कर रहे हैं, अगर ये बकबक लगता हो तो जो बकबक आज कर रहे हैं वही बकबक कल करेंगे। लेकिन बातें जो होंगी वो खरी खरी होंगी, वही हम यहाँ कर रहे हैं। हमारे साथी ओम प्रकाश जी सीधे फैजाबाद से, अयोध्या से जुड़े हुए हैं, और स्टूडियो में पुष्परंजन जी हैं। थोड़ी देर पहले राहुल लाल जी हमारे साथ थे, और साथ में हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। हम सब जितनी बातें यहाँ रख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी की बाइट भी हम सुना रहे थे। लोगों की बाइट हम क्यों सुनाते हैं, लोगों के विजुअल्स वीडियोस क्यों दिखाते हैं? इसीलिए क्योंकि हम जो कह रहे हैं उसका आधार क्या है वो बताने की कोशिश करें। आप मई जून में अगर कैराना को और मुजफ्फरनगर को या उत्तर प्रदेश को शिमला बनाने की बात कहें तो इसको किस अर्थ में लिया जाए, ये तो आप ही बताइए, और यहीं से फिर शुरुआत करें डिबेट की। राजीव जी, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये बयान बहुत गंभीर है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दंगे की आशंका सूबे का मुख्यमंत्री कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ होने वाला है चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले। इसके लिए लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है। ये संकेत है एक तरह से उन्होंने दिया है। बिल्कुल, लेकिन जान आपको भी प्यारी है, हमको भी प्यारी है, और अहम बात जो है या महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि अमन चाहिए, शांति चाहिए। दंगा फसाद मार पीट ये नहीं, शांति चाहिए। चाहे वो अयोध्या हो, चाहे कैराना हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश हो, सबके लिए शांति चाहिए। सरकार किसी की भी बने, अपने हिसाब से चुनाव में मतदान के दिन जाइए, वोट डालिए, लेकिन कम से कम शांति रहे। और ऐसे ही एक मार तो हम लोग झेल ही रहे हैं पिछले 2 साल से, वो है इस बीमारी यानी कि कोरोना की मार। उससे बाहर निकले, और उससे बाहर निकालो सरकार, इसलिए भी क्योंकि वही उत्तर प्रदेश है जहां नदियों में लाशें पानी में बहती हुई दिखी। प्रयागराज के किनारे और कई जगहों पे आप लोगों ने देखा कि कैसी तस्वीरें आई। पूरी दुनिया में हमारी भद्द पीटी है। उसके बाद से भी अगर हम ऐसी बात करें, और उसके बाद भी चुनाव में जो हमारे अभी सत्तारूढ़ दल के मुखिया हैं वो दंगे 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 की बात करें तो ये शोभा नहीं देता भाई साहब। इसलिए मैं कह रहा हूं, बाकी तो सब राजनीति है, राजनीति में सब कुछ चलता है, सब कुछ होता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार जैसे कहते हैं, तो उसी तरह एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में कहते हैं लोग, कोई ना दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। खैर, बढ़े आगे। आप चारों हमारे साथ जुड़े रहे। इस वक्त स्क्रीन पर 3 दिख रहे हैं, हमारे साथी ओम प्रकाश जी, हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, और स्टूडियो में हमारे साथी पुष्परंजन जी, और साथ में राहुल लाल जी जुड़े हुए थे हमारे साथ। आप चारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जुड़े। महत्वपूर्ण बातें, बजट का जो चुनाव पर असर है, इस पर हम लोगों ने, बजट पे विश्लेषण बहुत लोगों ने अपने अपने ढंग से किया। हम लोगों ने भी, अगर इस कार्यक्रम को पीछे अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे तो बजट पर राहुल लाल जी, पुष्परंजन जी, ओम प्रकाश जी, सब ने अपनी बातें अच्छे ढंग से रखी हैं। लेकिन महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु जो है, सेंटर पॉइंट जो है, वो चुनाव, और चुनाव में अगर
कूद रही है सत्तारूढ़ दल, तो उसको बीजेपी को बजट का ख्याल क्यों नहीं, और बजट में भी उस वोटर्स का ख्याल क्यों नहीं आया जो आज नाराज है। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आप चारों को बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ में हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं जो अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी बातें लिख रहे हैं। सबसे पहले बहुत सारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आपका ओपिनियन पोल आएगा कि नहीं। मैंने लिखा भी अभी, लेकिन कल से मैं कहूंगा कि एक प्रोमो इस पर जरूर बीच बीच में एलिमेंट चलाइए। लेकिन आपको बताऊं कि 7, जैसे पहले ही बोला था, 22 तारीख को हम लोग जब लेकर आए थे ओपिनियन पोल, 7 फरवरी को, अभी से 6 दिन बाद आपके सामने हम नया ओपिनियन पोल लेकर आएंगे, लेटेस्ट, क्योंकि उसके बाद से हम ओपिनियन पोल नहीं ला पाएंगे, इसलिए यह हमारा फाइनल ओपिनियन पोल होगा। उसके बाद सीधा 7 मार्च की शाम को आपके सामने हम एग्जिट पोल लेकर के आएंगे। ओपिनियन पोल हमारा तैयार हो रहा है, अलग अलग जगहों पे ओपिनियन लिए जा रहे हैं, लोगों से पूछा जा रहा है, समझ रहे हैं हम कि कहां किसकी सरकार बनने जा रही है। आज की तारीख में अगर वोट हो जाए, अगर पोलिंग हो जाए, तो कहां किसकी सरकार बनेगी, ये हम बताने समझने की कोशिश करेंगे। पिछला जो ओपिनियन पोल था उसमें आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है फुल मेजोरिटी के साथ, और उत्तराखंड और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन रही है। गोवा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच फाइट है, और इसी तरह मणिपुर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच फाइट है। लेकिन 7 तारीख को क्या होगा, रिजल्ट कुछ बदलेगा क्या, ये हम बताएंगे 7 फरवरी को, यानी आज से ठीक 6 दिन बाद। और अभी जो हमारे साथी, बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोगों के कमेंट भी लेना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि क्या कुछ कह रहे हैं आप लोग। एके लव स्टाइल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी है तो बेरोजगारी है लिख रहे हैं, इसलिए बीजेपी हटाओ और देश बचाओ। अंजलि रॉय मुखर्जी का लिखना है कि झूठे के समर थकान भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते। समर्थक भी, समर्थकान, झूठ के समर्थन, ठीक है, समझ गया मैं आप क्या लिखना चाह रही हैं। और साथ में अफरोज आलम हैं जो कह रहे हैं कि राजीव जी, आपको बजट 2022 कुछ समझ में आया? सरकार जनता को बेवकूफ समझती है। मैं तो इस बजट को अमृत काल का अनोखा बजट कहता हूं। सर, आपकी क्या राय है बजट में? पूरा 1 घंटा दोस्त मेरे अफरोज आलम जी, इसी पे हम लोगों ने बात की है, और जो आप कह रहे हैं उसी के इर्द गिर्द हम लोग भी हैं, और इसीलिए इस पर चर्चा हम लोग कर रहे थे कि बजट की चोट कैसे मिलेंगे वोट, यही समझने की यहां कोशिश। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि इट्स ओनली कांग्रेस थिंक्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शन। कांग्रेस ही सोचती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी सोचती है ऑल सेक्शंस के बारे में, सभी अलग अलग जो समाज के लोग हैं, तबका है, उनके बारे में कांग्रेस ही सोच सकती है, ये लिख रहे हैं। अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं कि देश की राजनीति किस तरफ जा रही है, किस ओर जा रही है। देश प्रदेश की अगुवाई करने वालों को आदर्श स्थापित करना चाहिए, पर आज का नेतृत्व नफरत और घृणा जहर भरे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। देश प्रदेश कहां ले जा रहे हैं? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बहुत सही, और ये बहुत वाजिब सवाल है और चिंता का विषय है कि अगर ऐसे जननेता नफरत फैलाने की कोशिश करें तो क्या कहा जा सकता है। ये तो बहुत दुख वाली बात है। तेज प्रताप यादव जी कह रहे हैं, सर इस बार ओपिनियन पोल में सीटवार जानकारी दीजिए, कौन सी विधानसभा सीट में कौन पार्टी जीत रही है। कोशिश करेंगे, बहुत बड़ा चुनाव है ये, 690 सीटों में सीटवार निकालना बहुत, मतलब रखना आता तो है ही हम लोगों के पास, लेकिन उसको रखना आप समझ सकते हैं कि 2 दिन का समय चाहिए होगा, लेकिन कोशिश हमारी रहेगी। घनश्याम जी कह रहे हैं, घनश्याम शर्मा पशुहारी बलिया से जुड़ते हैं, कह रहे हैं कि अयोध्या से गोरखपुर भेजकर भाजपा ने योगी की गर्मी वैसे ही झाड़ दी है। बजट में केवल लोक लुभावन शब्दों का प्रयोग करती रही मोदी सरकार अपने आकाओं को खुश करने के लिए। हमारे साथ दानिश शेख जी हैं जो कह रहे हैं, सर ऑल आइज आर ऑन यूपी, इफ बीजेपी विंस इट विल बी डिजास्टर्स फॉर सेकुलर इंडिया। बहुत हद तक दानिश शेख जी आपकी बातों से मैं सहमत हूं कि आप जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं दानिश शेख जी कि ये डिजास्टर्स होगा इंडिया के लिए, सेकुलर इंडिया के लिए, खासकर कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतती है तो। ये बात दानिश जी कह रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां रख रहे हैं। अब्दुल अजीज भी हमारे साथ में बने हुए हैं, ऐसे ही और बहुत सारे साथी हैं। प्रमोद तिवारी हैं, कह रहे हैं देयर इज नथिंग फॉर मिडिल क्लास
ये प्रमोद तिवारी जी का कहना है। फिर ऐसे जैनुल अंसारी हैं, योगी जी की राज में दंगा नहीं हुआ, या ये कह के चोर ही रखवाली करे तो चोरी कैसे होगी। ये कह रहे हैं कि अगर आप याद कीजिए, एक चौकीदार चोर है बहुत चला था, लेकिन खैर वो बात अलग हो गई और वो 2019 की बात थी। कॉर्पोरेट पार्टी मुर्दाबाद लिख रहे हैं ए बी खोकर। काबिल शेख भी हमारे साथ बने हैं, कौशिक राय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, कौशिक देव राय। और ऐसे ही ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं कि हीरा हुआ सस्ता, छाता हुआ महंगा, गहने हुए सस्ते, नकली गहने महंगे, मतलब गरीबों के हर साधन हुआ का जो हर साधन है वो महंगा हुआ। बिल्कुल सही बात है। हीरा खरीदने वाले जो लोग हैं वो कौन लोग हैं ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन छतरी जो है वो महंगी, ऐसे ही नकली गहना महंगा। तो बात तो कुछ बात में तो दम है। ओम प्रकाश जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जावेद इकबाल भाई लिख रहे हैं कि राजीव जी बरहाम हूं, बिजलियां या हवाइयां खिलाफ हो, कुछ भी हो, मैं थोड़ा पढ़ नहीं पा रहा हूं, गुलिस्तां करेंगे हम। आप जनता की गाइडलाइंस करते रहिए और देश को अमन का पैगाम देते रहिए। जावेद इकबाल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पैगाम, अमन का पैगाम जरूरी है, क्योंकि शांति, सुख यही तो जीवन में चाहिए। 2 वक्त की रोटी, अगर आप भूखे भी सो जाएं लेकिन शांति है तो फिर चैन की नींद आती है, अमन है तो चैन की नींद आती है। लेकिन यहां पर जब अमन ही ना रहे तो फिर तो दिक्कत ही है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो सकती है उत्तर प्रदेश में, कौशिक देवराय जी लिख रहे हैं। बिल्कुल ये बात भी आप सही कह रहे हैं। दानिश शेख लिख रहे हैं कि आई एम फ्रॉम बैंगलोर बट ऑल ऑफ अस हियर आर वेटिंग टू सी what happens in UP. If UP gives mandate against BJP, it will change politics डिस्कोर्स इन इंडिया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप दानिश शेख जी की अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल जाती है, अगर उत्तर प्रदेश में चेंज आता है तो इसका बहुत दूर तक इसका असर पड़ेगा। आप जो बात लिख रहे हैं दानिश शेख जी, बहुत महत्वपूर्ण बात लिख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं, और ये बात समझनी होगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं इतना दूरदर्शी बजट है कि अमित शाह की तरह अब आम जनता को भी दूरबीन लगाकर, एक फोटो आज ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 दूरबीन लगा करके, ये सोशल मीडिया पर बिल्कुल इस टाइप के विजुअल्स आ रहे हैं, दूरबीन लगा करके देखना पड़ेगा। जय हो मोदी, आएगा तो मोदी ही, ओम प्रकाश जी लिख रहे हैं। और अंजलि राय जी भी हैं। ऐसे बहुत सारे साथी लगातार बने हुए हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ और अपनी बातों को यहां रख रहे हैं, और ऐसे ही बहुत बहुत कुछ है। लेकिन दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात यहां ये भी है कि आप लोग जो बातें लिखते हैं, दूरदर्शिता आप लोगों में भी है कि आप लोगों के जो सवाल होते हैं या आप लोगों के जो विचार होते हैं वो पढ़ के मजा भी आता है, बहुत मजा आता है कि कई बार, और इतनी अच्छी बातें आप लोग लिख डालते हैं, इतने बहुत सारे सवाल। जब मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, बहुत दिल से कह रहा हूं कि जब चर्चा को आगे बढ़ाता हूं तो आप लोगों के जो कमेंट होते हैं उनमें से कई सवाल आते हैं, कई विचार आते हैं, जिनको मैं रखता हूं फिर अपने पैनलिस्टों के बीच, और उससे कुछ सवाल खोज निकालता हूं और उस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। इसलिए आप लोग मेरी मदद करते हैं, जो मैं बार बार शुरुआत में ही कहता हूं कि मुद्दों से रिलेटेड आप लोग अपनी बातें रखिए, इसलिए भी क्योंकि आप मेरी मदद करते हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। तो एंकर सिर्फ मैं ही नहीं हूं, इस कार्यक्रम को कंडक्ट सिर्फ मैं ही नहीं करता हूं, आप लोग भी करते हैं। तो इसलिए आप लोग लिखते हैं और इस जो मुद्दा रहता है उस मुद्दे के साथ साथ लिखते हैं, तो इससे अच्छा और क्या मेरे लिए, बहुत बड़ी मदद करते हैं आप लोग। इसलिए आप लोग जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी कहिए कि वो लोग भी जुड़ें और अपनी बातों को रखें। घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर ऐसे ही हमारे साथी वरुण कुमार लिख रहे हैं कि यूपी के बीजेपी नेता में गुस्सा कईयों आने लगा, इस बार कारण क्या है, हार दिखा बीजेपी की चेहरा में। ये कह रहे हैं वरुण कुमार जी की क्या कारण है कि यूपी में बीजेपी के लोगों में, नेताओं में गुस्सा है।
गुस्सा का कारण क्या हार दिख रहा है वो है या कुछ और है? एक्चुअली झल्लाहट मुझे जो लगता है, वरुण जी, मैं अपना विचार रख रहा हूं कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यहां यह भी है कि आप पिछले 7-8 साल से जैसा चाहते आए वैसा करते रहे। आज आपकी बात या आपके विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं और यह सबसे बड़ा कारण हो सकता है गुस्सा का, क्योंकि आप पहली बार यह फील कर रहे हैं कि जनता हमारा विरोध भी कर सकती है। पूरा का पूरा नहीं, 100% की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि 50% लोग आपके विरोध में खड़े हों, 40% लोग खड़े हों, 15% लोग खड़े हों, लेकिन अगर 15% भी खड़ा है, 13 महीने किसानों का आंदोलन, वो भी दिल्ली बॉर्डर पर, दिल्ली के 3 बॉर्डर्स, और किसान वहां डटे रहे, अड़े रहे, डिगे नहीं वहां से, तो और उसके बाद मोदी जी को आकर के वन फाइन डे सुबह सुबह कहना पड़ा कि मैं ये तीनों कानून वापस ले रहा हूं। कुछ वर्ग जो है किसानों का वो मेरी बातों को नहीं समझ पाया, तो आप समझ सकते हैं कि किस दुख से, किस पीड़ा से इस बात को उन्होंने जनता के सामने रखी होगी। तो ये तो समझना ही होगा, और यही गुस्सा है। गुस्सा जो है ये यही है, मैं जैसा समझ रहा हूं। पम्मी सिंह कह रहे हैं अब नहीं आएगा योगी मुर्दाबाद, मोदी लिख रहे हैं। मोहम्मद रब्बानी लिख रहे हैं अगर ईमानदारी से चुनाव आयोग अखिलेश जरूर जीतेंगे, अगर चुनाव होगा तो अखिलेश जरूर जीतेंगे कह रहे हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे साथी हैं, जो अफरोज आलम हैं जो कह रहे हैं कि जिस तरह आप निष्पक्ष डिबेट करते हैं, अगर गोदी मीडिया भी निष्पक्ष हो जाए तो देश की दिशा और दशा बदल जाए। दूसरों से क्या लेना देना अफरोज भाई, अपना काम करते रहें, शायद दूसरे भी इसी लाइन में आ जाएं, आज नहीं कल। मोहम्मद शरीफ कह रहे हैं बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम जाना था अयोध्या, पहुंचा दिए गोरखपुर हम। मोहम्मद शरीफ फैजाबादी हैं, समाजवादी जिंदाबाद लिख रहे हैं। मोहम्मद मतलूब रजा भी हैं, नमस्कार कह रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे साथी हैं, लेकिन अब इस कार्यक्रम को मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा कि आज इस कार्यक्रम को अब समाप्त करें, और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ खबरों के साथ, कुछ बातों के साथ, और कुछ पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ, और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक तो होते ही हैं, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि अगर जो नए हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज पे फेसबुक पर हमारे पेज को भी आप लाइक कीजिए, उसको भी फॉलो कीजिए, और साथ में आप कमेंट भी जरूर लिखिए और हमारे लिंक्स को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कुछ अच्छे विचार भी पहुंचें जो हम पहुंचाना चाहते हैं। कुछ समाज में अगर हम और आप मिलें तो समाज को, देश को, दुनिया को बदल सकते हैं, कुछ परिवर्तन तो ला ही सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।